स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आपको लिए चलकर आज एक ऐसी शख्सियत की ओर जो कि अपने आप में काफी सारे अनुभव रखते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव तिवारी जो कि मानसरोवर के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू अनन्या। सर, पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके हॉबीज क्या हैं, क्या कहती है आपकी शख्सियत? हॉबीज के मामले में मैं बचपन से स्विमर रहा हूँ। जब मैं 3 साल का था तब मेरी माँ ने मेरे को स्विमिंग पूल में फेंक दिया था और सबको मना कर दिया था कि इसको बचाना नहीं। तो बचपन से ही आई बीन अ स्विमर और कुछ एक्सटेंट तक कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, पर कोई बहुत मेजर कुछ नहीं कर पाया। उसके अलावा स्क्वाश बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए, तो स्क्वाश जरूर खेलता हूँ। और बाकी धीरे धीरे जब आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करने लगते हैं तो आपका काम भी आपकी हॉबी बन जाता है। तो जो मैं करता हूँ एक एजुकेशनिस्ट के रूप में, जो समाज को डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रोसेस भी एक हॉबी बन गया है। सर, यहाँ पे आपने बताया कि आपकी हॉबी जो स्विमिंग थी। अब आपके बारे में हम जानना चाह रहे थे कि आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है, क्या कुछ आपका करियर रहा है, क्या आप बनना चाहते थे, क्या आप बन गए हैं, ऐसा कुछ कभी है क्या? मतलब लाइफ में होता है तो इसके हमको सोचते बचपन में कुछ और है और बन कुछ और जाते हैं। देखिए, बनना तो मैं पायलट चाहता था पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप आज जो बनना चाहते हो कल भी वही बनना चाहें या आगे भी आप उसी को परस्यू करना चाहें। आपकी हॉबीज आपकी समझ और आपकी उम्र से के हिसाब से बदलती रहती हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस बदलते रहते हैं। मेरे भी बदले, वी आर नो डिफरेंट। जब मैंने स्कूलिंग चालू करी तो मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था। तो इनिशियली मैं मैथमेटिक्स को परस्यू करना चाहता था, पर 11th में जब मैं आया तो मैथमेटिक्स के साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। कंप्यूटर साइंस लिया मैंने, तो कंप्यूटर साइंस मेरा एक मेजर इंटरेस्ट बन गया सब चीज़ से ऊपर। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसी तरफ जाऊंगा और फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी बीटेक और फिर एमटेक मास्टर्स किया अपना। और उसके बाद एक कंसल्टिंग और ऑडिटिंग फर्म है डेलॉइट, उसमें भी कुछ समय काम किया, फिर वापस आ गया। फिर यहाँ पे आके मेरे फादर एजुकेशनिस्ट थे। हमारा मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस भोपाल में चलता था। तो उसके बाद जब मैंने एक्सप्लोर किया और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से आप इस माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं और शिक्षा का जो महत्व है उससे समाज को कितना फ़ायदा होता है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद अब अपने अब एजुकेशन को परस्यू करना चाहिए। और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माय फादर एंड माय फैमिली एट मानसरोवर। ओके सर, मानसरोवर से आपका रिश्ता किस तरीके का है? कहाँ से इसकी नींव रखाई, किस तरीके से मानसरोवर खड़ा हुआ? मानसरोवर की नींव श्री साईं ग्रामोत्थान समिति ने रखी थी। उसके चेयरपर्सन मेरे फादर थे और सेक्रेटरी मेरी मदर हैं। 1999 में उन्होंने एक छोटा सा स्कूल चालू किया था, जहाँ पे उस दौरान पहले वर्ष में करीब 50 स्टूडेंट्स थे, 8-10 टीचर्स थे। आज वो स्कूल CBSE एफिलिएटेड हो गया है। 2000 के आसपास बच्चे हैं और 300 के आसपास टीचर्स हैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर उस क्षेत्र में, क्योंकि उस समय जब कोलार का जो क्षेत्र था वो बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता था, तो वहाँ एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, हेल्थ केयर नहीं था। तो हेल्थ केयर अच्छा करने के लिए वहाँ पे एक अस्पताल की उन्होंने शुरुआत करी, पर स्कूल में टीचर्स नहीं मिलते थे और अस्पताल में नर्सेज नहीं मिलती थी। तो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चालू किया, जहाँ BEd MAd टाइप के कोर्सेज चलते हैं, और नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए एक नर्सिंग इंस्टीट्यूशन भी चालू किया। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे समस्याएं आती गई, हमने व्यवस्थाएं अपनी बढ़ाने की प्रयास किया। और कोशिश हमेशा से ये मानसरोवर में हम लोगों की यही रही कि हम किस तरह से अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा समाज के हर तबके तक पहुंचा सके। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए गौरव, तो आपने बताया था कि आपके फादर का स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है इस कॉलेज को, इस इंस्टीट्यूट को, इस ग्रुप को बनाने में। तो उस स्ट्रगल के बारे में जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल, उनका वो भी काफ़ी एजुकेटेड थे अपने समय के हिसाब से। उन्होंने भी, वो भी एक इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने MACT से करी थी, जो अब MANIT हो गया है। और उसके बाद उन्होंने अपनी फेलोशिप करी थी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में नॉर्वे में, ट्रॉन्डहाइम यूनिवर्सिटी है यूरोप में, वहाँ से। और
उनके आसपास के जो उनके अपने दोस्त थे उनको एक सही गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिल पाई, और उनकी जो स्थिति थी उसको देखकर उन्हें हमेशा लगता था कि शायद हमको चीज़ों को और बेहतर करने की प्रयास करने चाहिए। ऑफ कोर्स सरकार अपने प्रयास करती है, पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं होता। तो उन्होंने एक स्कूल से एक शुरुआत करनी चाहिए कि कम से कम जिस क्षेत्र में बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती वहाँ पे हम अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। 2010 में पिताजी को कैंसर हो गया, और उसके बाद भी मैं देखता था कि वो सुबह से लेकर शाम तक करीब 10-12 घंटे ऑफिस में बैठा करते थे। कीमो चल रहा हो, रेडियोथेरेपी चल रही हो, वो नहीं थकते थे, वो लगे रहते थे। तो संघर्ष तो बहुत किया, और संघर्ष का ही ये असर है कि आज 20,000 से ज्यादा बच्चे मानसरोवर समूह में हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि गौरव आपने बताया अभी, तो मानसरोवर की कहानी आपने बताई, आपके फादर का स्ट्रगल रहा है इस पूरे फाउंडेशन के पीछे। ऐसे में क्या कुछ खोला मानसरोवर का, क्या कुछ ब्रांचेस हैं अभी, क्या क्या आपने खोला हॉस्पिटल्स के अलावा भी और स्कूल के अलावा भी? स्कूल और हॉस्पिटल से शुरुआत की थी, फिर जैसा मैंने आपको बताया कि टीचर्स एजुकेशन के लिए संस्थान खोले, नर्सिंग संस्थान खोले। 2007 में मानसरोवर डेंटल कॉलेज खोला। 2015 और 17 में आयुर्वेदिक कॉलेजेस खोले। 2018 में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। फिर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमने फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल लॉ, इन सारे कोर्सेज की स्थापना करी। ओके, तो यहाँ पे गौरव, हर क्वेश्चन में ना इस बार कोरोना बड़ा छाया हुआ है तो सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट रहा है इसका। तो आपके इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतनी सारी फर्म्स हैं, तो इसमें कोरोना क्या इफेक्ट रहा, किस तरीके से आपने काम किया उस दौरान, और कोरोना के बाद और पहले और उसके दौरान क्या कुछ चुनौतियां रही? देखिए, मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज होने की वजह से और इंस्टीट्यूशन होने की वजह से हम लोग कोरोना के समय काफ़ी कुछ कर पाए। जैसे पिछले साल जब कोरोना की प्रथम लहर आई तो सेवा भारती करके एक संघ का प्रकल्प है, उसके साथ मिलकर हमने करीब 1.25 लाख कार्ड भोपाल शहर में बांटे। वो चाहे रेलवे स्टेशन हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे दूसरे पब्लिक एरियाज हो जहाँ पे लोगों को आना जाना पड़ ही रहा था, वहाँ पे हमने इन कार्डों के माध्यम से, आरोग्यम कार्ड थे जो आयुष मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मापदंडों के हिसाब से बनाए गए थे। इस साल मार्च में जब ये दूसरी लहर चालू हुई तो ये बड़ी डिफरेंट थी पहली लहर से। इसमें सीवियर केसेस ज़्यादा आ रहे थे। इनिशियली पहले हफ्ते में ही हमारे मानसरोवर समूह, मानसरोवर परिवार के कुछ लोग सीवियरली इसकी चपेट में आ गए, और तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि बेड्स की बहुत कमी हो रही है, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारी चेयरमैन, मेरी माताजी श्रीमती मंजुला तिवारी जी ने डिसाइड किया कि हम कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर लें कि हमारे परिवार का या हमारे समूह का कोई व्यक्ति अगर इसकी चपेट में आता है तो हम उसका इलाज स्वयं से कर सकें। तो एक 30 बेड का कोविड यूनिट हम लोगों ने अपने मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाया, और वहाँ पे हमने हाइब्रिड इलाज किया। मतलब मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हमारे थे, और सरकार की मदद से ऑक्सीजन की भी एम्पल व्यवस्था हो पाई। NIVs, CPAPs, BiPAPs, वेंटिलेटर्स, सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो इसका असर ये हुआ कि हम उस 1-1.5 महीने का जो समय था जब ये बिल्कुल तीव्र रूप से पीक पे था, तब हम कुछ नहीं तो 300-350 लोगों का इलाज करके उनकी मदद कर पाए। मोर्टेलिटी भी बहुत, विद गॉड्स ग्रेस, बहुत कम रही। ओके, तो ये आपने बताया कि आपने व्यवस्था पूरी की गौरव, लेकिन अगर उस वक्त को याद किया जाए तो वो शायद सबके लिए हैरान कर देने वाला समय था, और सबके लिए जो है कहीं ना कहीं किसी ना सब ऐसा कोई, आई गेस सेकेंड वेव किया कोई नहीं है जिसने किसी अपने को या किसी परिचित को खोया नहीं है। बिल्कुल सही, कोई ना कोई आसपास का गया ही है। ऐसे में अगर आपका एक्सपीरियंस देखा जाए तो आपने तो इतने बड़े स्टाफ के साथ काम किया है और आपने इस पूरी यूनिट को चलाया है, तो ऐसे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस वक्त में, जो मरीजों का आना, उस टाइम पे इतने लोगों का हो जाना, दवाइयों की कमी हो जाना, एक प्रेशर जो होता है माइंड में बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे कैसे फेस किया, कैसे? उस समय तो नेवर एंडिंग लग रहा था। ये तो आज हमको मालूम है कि वो 1.5 महीने चला या 2 महीने चला, पर जब वो समय चल रहा था तो समझ नहीं आ रहा था कि ये कोरोना कब तक चलेगा,
ये कितने दिन की कहानी है, कब तक ऐसे ही हम लोगों को खोते रहेंगे। तो तब तो बस लगता था कि अब जो होगा सो होगा, अब हमारे हाथ में जो है वो हम कर लें, और हमारे हाथ में जो भी थोड़ा बहुत था हमने प्रयास किया कि हम ईमानदारी से उतनी सेवा करते रहें। इस दौरान हमने अपनों को खोया, हम सभी ने अपनों को खोया। उस बारे में चर्चा करने का तो कोई खास, हम सब जानते हैं कि उससे कितना असर हम लोगों पे हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने एक समाज में एकत्रित होके एकता से एक रूप से जीना भी सीखा, और ये भी जाना कि समय खराब होता है तो हमको एकजुट होकर ही प्रयास करना पड़ता है। गौरव, सबसे बड़ी चीज ये थी कोरोना के वक्त में कि समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर्स को कि बचाएं किसको, जो 80 साल का है उसको या फिर जो 18 साल का है उसको। ये सवाल मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आपके पास भी वही अनुभव है। तो ऐसे में क्या आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति बनी या फिर ऐसा कुछ बना कि जो नीडी है उसको देना जरूरी था, और जैसे 2 लोग हैं और एक ही वेंटिलेटर है? अब देखिए, ये तो हमारा काम था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बेड्स लगाना, ऑक्सीजन सप्लाई देना, दवाइयों की व्यवस्था करना। किसको बचाना है, किसको कौन सी दवाई देनी है, किसको कितनी ऑक्सीजन देनी है, तो डॉक्टरों का काम था। तो मुझे लगता है आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। पर अगर मेरे हाथ में होता, मेरे को चूज करना होता 2 लोगों के बीच में, तो मैं आज भी खुद नहीं जानता कि ये चॉइस कैसे की जाती है, किसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, एक छोटा बच्चा या एक बूढ़े व्यक्ति को। मतलब कोई आपको कोई भी ताकत ये राइट नहीं दे सकती कि आप 2 जिंदगियों के बीच में से एक को चूज कर सकें। बिल्कुल। चलिए गौरव, अभी तो बहुत सीरियस बात हो गई, अब कोरोना के बाद की बात कर लेते हैं। कोरोना का वक्त, सेकेंड वेव जब टल चुकी है, थर्ड वेव की आशंका है लेकिन अभी आई नहीं है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनौतियां इस वक्त क्या क्या खड़ी हुई हैं सामने? आप मेडिकल फील्ड से भी हैं, साथ ही आप यहाँ देखा जाए तो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो अब आगे पढ़ाई को लेकर और मेडिकल को लेकर क्या चुनौतियां सामने? पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि 2 साल से घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते करते कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है स्टूडेंट्स की, वो भी बहुत इफेक्ट हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ कि अब स्टूडेंट्स को हम प्रयास करके कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके धीरे धीरे कॉलेजेस में, स्कूल्स में आना चालू करवा सकें, ताकि वो वापस उस माहौल में आ सकें, वापस से वो सीरियस एजुकेशन हम उनको डिलीवर कर सकें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस एक ऑप्शन हो सकता है, पर मेन स्ट्रीम एजुकेशन ऑनलाइन मुझे नहीं लगता चल सकती है। अभी भी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना हो, हमारे स्टूडेंट्स जो कि गाँव खेड़ों से आते हैं, सब अर्बन एरिया से आते हैं, उनके पास वो सुविधाएं अभी भी नहीं है। और ऑनलाइन के माध्यम से इतने बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं। एक्चुअल में और वर्चुअल में बहुत अंतर होता है। बहुत फर्क होता है जी। ओके, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चे कॉलेज में थे या फिर जो बच्चे आगे कैंपस इनका आने वाला था, उनके लिए 2 साल में सब चीजें अपॉर्चुनिटीज जो है काफी स्किप हो गई हैं, तो उनके लिए क्या अब आगे प्लान रहेगा? अब देखिए, ये ऐसा समय था कि जिसमें तो आप कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते थे और जवाब ढूंढना भी बेवकूफ़ी थी। तो मुझे लगता है कि इन 2 साल को कंपेंसेट किस तरह से किया जाएगा, वो तो इंडिविजुअली बच्चा खुद ही प्रयास करेगा और उसे कंपेंसेट हो पाएगा।